हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है कक्षा 11वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो ये टॉपिक है आपका, और बहुत ही बेसिक टॉपिक है, और जो कि आपको आगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत अब आगे जो अध्ययन करोगे उसमें बहुत ही काम का रहेगा। ये यदि आपका बेस तैयार हो जाता है तो आगे आप बीएससी या बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, या बायोलॉजी के फील्ड में आगे जो भी अध्ययन करते हो उसमें आपका ये आधार का काम करेगा। तो हम आज इसकी कुछ सामान्य अवधारणाएं देखते हैं, और उसके पश्चात हम जितने भी प्रकार से हमने वर्गीकरण किया है जीवों का, वो कौन कौन से जगत है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुछ सामान्य सी जानकारी हम इसको प्रस्तावना बता सकते हैं कि इस पाठ की हमारी ये प्रस्तावना है, जीव जगत का वर्गीकरण। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जीवों को वर्गीकृत किया गया था उनके समानताओं और असमानताओं के आधार पर। और क्यों वर्गीकृत किया गया आपको ये मालूम है। वर्गीकरण जो है वो हमारी सुविधा के लिए किया था, ताकि हम उनका अध्ययन कर सके, जीवों का अध्ययन हम आसानी से कर सके, और नए जो जीव खोजे जा रहे हैं उन्हें हम एक पर्टिकुलर टेक्सॉन के अंदर रख सके। उसके लिए वर्गीकरण का उपयोग किया था। हम देखते हैं कि प्राचीन समय से किस प्रकार से वर्गीकरण मनुष्य के द्वारा किया गया है, और कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं जिसके माध्यम से वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया है। तो जीव जगत के इतिहास के अध्ययन करने से हमें ये ज्ञात होता है कि इस ग्रह पर पौधों एवं जंतुओं की उत्पत्ति मनुष्य से पहले हुई थी। ये हमको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य से पहले जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। बाद में मनुष्य ने पौधों एवं जंतुओं का उपयोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया। बाद में चूँकि मनुष्य यहाँ पर हम देखें तो वो सबसे बुद्धिमान प्राणी इस ग्रह का है, तो उसने अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन जीवों का उपयोग किया। अतः अपनी सुविधा तथा पहचान के लिए उसने पौधों एवं जंतुओं को नाम देना प्रारंभ किया, तथा बाद में उनके लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करना प्रारंभ कर दिया। अपने उपयोग के आधार पर कि हमें कौन से जीव हमारे लिए उपयोगी है, उस आधार पर उस मनुष्य ने उनको नाम देना प्रारंभ किया। नाम देने के साथ साथ में लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकृत करना प्रारंभ कर दिया। अब कुछ हम प्राचीन तथ्य देखें कि किस प्रकार से जीवों को वर्गीकृत किया गया है। तो हमारे वैदिक साहित्य में लगभग 740 पादपों को और 250 जंतुओं का वर्णन किया गया है। चिकित्सा विज्ञान के प्राचीन अध्ययन, जिसमें आयुर्वेद में जीवों के वर्गीकरण का उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद जो है वो क्या है, चिकित्सा विज्ञान का प्राचीन अध्ययन है। उसमें जीवों के वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। एक आता चरक संहिता। चरक संहिता के रचयिता जो लेखक थे वो चरक थे, जिन्हें हम आयुर्वेद का जनक कहते हैं। चरक को ने लगभग 200 प्रकार के जंतुओं एवं 340 प्रकार के औषधीय पौधों का वर्णन किया था अपनी जो पुस्तक थी उनकी, जिसका नाम है चरक संहिता। इस चरक संहिता में जो चरक थे उन्होंने लगभग 200 प्रकार के जंतुओं का और 340 प्रकार के पौधों का, जो पौधे थे वो औषधीय पौधे थे, उनका वर्णन किया था। एक और ग्रंथ आता है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता में सभी पदार्थों को 2 भागों के अंदर बांटा था। एक स्थावर, जिसको हम बोलते हैं अचल, जैसे कि पादप जो पौधे होते हैं उनको स्थावर कहा था, किसके अंतर्गत, सुश्रुत संहिता के अंतर्गत। और दूसरा था जंगम, जिसको सचल कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जीव आते हैं जो मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, उन्हें जंगम नाम दिया था। तो सुश्रुत संहिता के अंदर भी वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया था, और पदार्थ जो है उनको 2 भागों में, स्थावर और जंगम में वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। उसके पश्चात आगे देखें तो जंतुओं के
प्रथम वर्गीकरण का श्रेय ग्रीक के दार्शनिक अरस्तु को जाता है, जिन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी जो है, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो कौन है? अरस्तु है। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो इन्हें वर्गीकरण का श्रेय भी जाता है, इनके द्वारा जो वर्गीकृत किया गया था, प्रथम वर्गीकरण किया गया था। तो ये बताया जाता है कि इनके द्वारा वर्गीकृत प्रथम रूप से किया गया था ना। आगे हम देखें, अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण रुधिर के रंग के आधार पर अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया था। तो इन्होंने जो जंतुओं का जो वर्गीकरण है या जीवों का जो वर्गीकरण है उन्हें दो रूपों में किया, जंतुओं का किया था विशेष करके। तो अपनी एक बुक थी उनकी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। बुक का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी बुक के अंदर इनके द्वारा वर्गीकरण दिया था। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम की पुस्तक थी जिसमें उन्होंने जो जंतु थे उन्हें ब्लड के आधार पर, रुधिर के रंग के आधार पर कि किस प्रकार से कलर है उस आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया था। अरस्तु ने जंतुओं को दो महासमूहों के अंदर वर्गीकृत किया। एक आता है एनाइमा। ये क्या आता है? एनाइमा। इसके अंतर्गत लाल रुधिर युक्त कशेरुक जंतुओं को रखा गया था, जिनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, जिनका ब्लड कैसा होता है? रेड। जो रेड ब्लड वाले कॉर्डेट्स होते हैं उन्हें पहला जो समूह था जिसका नाम है एनाइमा, इसके अंतर्गत रखा था। दूसरा जो आता है एनाइमा, ये इनाइमा था, ये एनाइमा। इसके अंतर्गत कशेरुकी जंतुओं को रखा गया था, जिन अकशेरुकी ना शब्द याद रखना, अकशेरुकी जंतुओं को रखा गया था जिनका रंग, जो रक्त का रंग लाल नहीं था, उन जंतुओं को इसमें रखा गया था एनाइमा। तो इस प्रकार से अरस्तु ने जंतुओं को दो वर्गों में विभाजित करके रखा हुआ है, इनाइमा और एनाइमा। एनाइमा जो थे वो कॉर्डेट्स थे और जिनमें ब्लड जो था वो रेड कलर का था, लाल रुधिर युक्त जंतु थे। और एनाइमा जो थे वो इन्वर्टिब्रेट्स थे और जिनके अंदर लाल रक्त नहीं पाया जाता था। उसी प्रकार से थियोफ्रेस्टस आते हैं और इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक तैयार हो रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो थियोफ्रेस्टस नाम के जो वनस्पतिज्ञ थे, वनस्पति शास्त्री थे, उन्हें हम वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने क्या किया है कि स्वभाव के आधार पर समस्त पादपों को चार समूहों के अंदर विभाजित किया। इन्होंने पादपों के वर्गीकरण में अपना योगदान दिया और समस्त पादपों को चार समूहों में वर्गीकृत किया। एक आता है वृक्ष, जिनको हम ट्री बोलते हैं। सेकंड जो समूह बनाया उन्होंने छुप या इसको श्रब बोलते हैं। थर्ड है उपछुप या इसको अंडर श्रब बोला जाता है। और फोर्थ इन्हें शाक या हर्ब। तो इस प्रकार से चार समूह बनाए थे इन्होंने पादपों के। आगे देखें, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 480 प्रकार के पादपों का विस्तृत वर्णन एवं वर्गीकरण किया है। तो इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। और आपने अभी पीछे पेज पे देखा है कि जो अरस्तु की पुस्तक थी उनका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो दोनों बुक्स के हम नाम याद रखना है। जो अरस्तु थे उन्होंने जंतुओं के वर्गीकरण पर काम किया था और हिस्टोरिया एनिमेलियम लिखा था। और जो थियोफ्रेस्टस है उन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखा है जिसमें पादपों के वर्गीकरण का उल्लेख किया गया है। एक वैज्ञानिक और आते हैं जॉन रे ने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। आपको जॉन रे का नाम याद होगा जिन्होंने स्पीसीज की अवधारणा दी थी ना। तो उनकी जो पुस्तक थी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम में लगभग 18,000 से अधिक प्रकार के पादपों और जंतुओं का वर्णन उनके द्वारा किया गया था। इन्होंने जो दिया था, आकार की दृष्टि से समान जीवों के लिए जाति शब्द का उपयोग किया था ना। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि जाति शब्द किसने दिया था। तो आपको जॉन रे का नाम याद रखना है ना कि जॉन रे के द्वारा जो है वो जाति शब्द दिया गया था ना। और आकार की दृष्टि से जो समान थे उन जीवों के समूह को क्या बोला था? जाति कहा था, जाति शब्द दी थी। उसी प्रकार से आगे हम देखें तो स्वीडन के जो वनस्पति थे जिनका नाम है कार्ल वान लिने, जो बाद में कैरोलस लिनियस के नाम से प्रसिद्ध हुए थे।
उन्होंने क्या किया था, 1758 में सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी थी और उसमें जंतुओं एवं पादपों का नामकरण द्विनाम पद्धति के अनुसार किया था। जिस पिछले लेक्चर के अंदर हमने द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ा था, जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी, जिसमें किसी भी जीव का नाम जो है वो 2 शब्दों से रखा था उन्होंने। एक जीनस था और दूसरा जो था वो स्पीशीज को दर्शाता था। तो उसी आधार पर इन्होंने अपने नाम को परिवर्तित करके कैरोलस लिनियस रख लिया था। इनका एक्चुअल नाम क्या है, कार्ल लिने हैं और उनकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इसके अंतर्गत उन्होंने जो नामकरण की द्विनाम पद्धति है उसका वर्णन किया था। लिनियस की और भी अन्य दूसरी पुस्तकें थी, इसमें स्पेसीज प्लांटेरम में लगभग 7300 पादपों का वर्गीकरण लैंगिक लक्षणों के आधार पर किया गया था इनके द्वारा ना। तो ये कुछ जानकारी है सामान्य सी। आगे देखें हम, लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस जो है वो आधुनिक वर्गीकरण के जनक कहलाते हैं ना, आधुनिक वर्गीकी के जनक कहलाते हैं। अब वर्गीकरण की पद्धतियाँ कौन कौन सी है, तो 3 पद्धतियाँ मुख्य रूप से है। एक आता है कृत्रिम वर्गीकरण या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जिसको कहा जाता है। तो इन पद्धति में जीवों का वर्गीकरण केवल एक या कुछ लक्षणों के आधार पर ही किया जाता है। तो पहला जो वर्गीकरण पद्धति है वो कौन सा है, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। इसमें जीवों का जो वर्गीकरण है एक या कुछ लक्षणों के आधार पर ही इनका वर्गीकृत किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो एक तो होता है अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले जीवों को उनके आवास के आधार पर स्थलीय, वायवीय और जलीय समूहों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। उसके बाद में थियोफ्रेस्टस जो आए, उन्होंने पादपों को स्वभाव के आधार पर, जैसे हम पहले बता चुके हैं, ट्री है, श्रब है, अंडर श्रब है और हर्ब्स के अंदर विभाजित करने का प्रयास किया था। उसके बाद में कैरोलस लिनियस आए थे, हमने बताया था कि वो लैंगिक लक्षणों के आधार पर उन्होंने पादपों का वर्गीकरण किया था। तो उन्होंने पुंकेसरों के आधार पर जो पादपों को 24 भागों के अंदर वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से अरस्तु से लगाकर लिनियस तक के समय तक जितने वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए, पद्धतियाँ प्रस्तुत की गई है, वो सब कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत आते हैं। कहाँ से, अरस्तु से लगाकर कहाँ तक, लिनियस तक जो पद्धतियाँ हैं वो कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत आते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका प्राकृतिक वर्गीकरण या नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो इस पद्धति में जीवों का वर्गीकरण जीवों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर किया गया था। तो पहला जो था वो कुछ सामान्य से लक्षणों के आधार पर किया गया था, 1 या 2 लक्षण या कुछ लक्षणों के आधार पर किया था। लेकिन जो प्राकृतिक वर्गीकरण है इसके अंतर्गत क्या किया, पारस्परिक संबंध के आधार पर, जीवों के जो पारस्परिक संबंध है उस आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया था। और पादपों के वर्गीकरण में क्या क्या इंक्लूड किया गया, उसका स्वभाव, संरचना, पौधों की बात करें तो मूल या इसको जड़ बोलते हैं, तना, पत्ती तथा पुष्प को महत्व दिया गया और इस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। और इस पद्धति के अंदर जो कुछ वैज्ञानिक आते हैं वो आते हैं डी, एक आता है डी जूसियू और डी कैंडोले, बेंथम हुकर। ये वैज्ञानिक जो आते हैं ये प्राकृतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है कि किसी वैज्ञानिक का नाम दे दिया इनमें से, जैसा डी कैंडोले दे दिया कि प्राकृतिक वर्गीकरण से संबंधित कौन से वैज्ञानिक है, उसमें से यदि नाम आते हैं तो आप लगा सकते हो ना। थर्ड जो आता है वो जातिवृत्ति पद्धति आती है या फाइलोजेनिक मेथड्स आती है। तो इन पद्धतियों में जीवों का वर्गीकरण उनके विकासीय तथा आनुवंशिक संबंधों पर आधारित है, अर्थात यह जीवों की जाति वृत्ति पर आधारित है ना। उसकी फाइलोजेनिक हम बोले उस पर आधारित जो है वो आपका जाति वृत्ति वाला आता है कि जाति वृत्ति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत आपके एंगलर आता है, फ्रांटल आता है, हैचिंसन आता है, तख्ताजान और क्रॉनक्विस्ट जो आते हैं, इनके वर्गीकरण
इस पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो जातिवृत्ति आपकी तीसरे नंबर की पद्धति होगी जिसके आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया था। अब हमने ये पद्धतियाँ देख ली, फिर देखते हैं कि जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, कितने कितने भागों में, थोड़ी थोड़ी जानकारी हम उसकी भी लेते हैं। तो जीवों का वर्गीकरण, तो इसमें दो जगत वर्गीकरण सबसे पहले हम देखते हैं। तो हमने जैसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अरस्तु के द्वारा जीवों को दो जगत में वर्गीकृत किया गया था, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। ठीक है। और उसके पश्चात देखें हम कैरोलस लिनियस जो थे उन्होंने भी जीवों को दो जगत में वर्गीकृत किया था, एक प्लांटी और एनिमलिया। अब इनके कुछ लक्षण देख लेते हैं ना, जो अरस्तु और लिनियस के द्वारा वर्गीकृत किया गया था। दोनों के द्वारा जो वर्गीकरण है वो कृत्रिम वर्गीकरण की पद्धति के अंतर्गत आ रहे हैं। तो पादप जगत जो रखा तो उसकी विशेषता क्या थी? कोशिका भित्ति एवं केंद्रीय रिक्तिका की उपस्थिति। तो जो पादप जगत के अंदर उन जंतुओं को रखा, उन जीवों को रखा गया था जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंस होती है। दूसरा जो इन्होंने विशेषता बताई कि पादप जगत के अंदर कौन से जीवों को रखा जाएगा, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये स्वपोषी होते हैं। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति और स्वपोषी ये जो जीव होंगे वो किस में रख दिए इन्होंने? पादप जगत में। थर्ड जो है पेशियों, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंगों आदि का अभाव होता है। मतलब पादप जगत के अंदर जिन जीवों को रखा गया है उनमें पेशियाँ नहीं पाई जाती, उनमें उत्सर्जन तंत्र नहीं मिलेगा, तंत्रिका तंत्र नहीं देखने को मिलेगा और संवेदी अंग का भी इसके अंदर अभाव होता है। चौथा जो इन्होंने विशेषता बताई वो है अकार्बनिक पदार्थों की कोशिका में उपस्थित जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो इनकी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद संचित जो भोजन था वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है, ये बताया इन्होंने। पादप जगत के जो प्राणी होंगे उनके अंदर जो स्टोर फूड होगा वो किसके रूप में होगा? स्टार्च के रूप में होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा बताया कि इसमें सक्रिय प्रचलन नहीं पाया जाता, मतलब गति नहीं पाई जाती इनके अंतर्गत। और सेवंथ पॉइंट इन्होंने बताया कि जो बाह्य उद्दीपन है उनके प्रति बहुत ही धीमी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो इस आधार पर जो जीव थे उनको इन्होंने पादप जगत के अंतर्गत रखा था। अगला जो जगत आता है द्विजगत वर्गीकरण के अंतर्गत वो आता है जंतु जगत। तो जंतु जगत की जो विशेषता है वो है कि कोशिका भित्ति एवं रिक्तिका का अभाव होगा। तो ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है और रिक्तिका नहीं है उन्हें उन्होंने जंतु जगत में रखा। क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाएगा और साथ में कैसे होंगे? परपोषित होंगे या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे ना। इसके साथ में सक्रिय प्रचलन पाया जाता है, मतलब सक्रिय प्रचलन पाया जा रहा है, गति करते हैं तो इसमें गति करने वाले अंग उपस्थित होंगे। उसी के साथ में उत्सर्जन तंत्र, संवेदी अंग, तंत्रिका तंत्र एवं पेशियाँ इसके अंदर पाई जाती है। तो ऐसे जीव जिनमें उत्सर्जन तंत्र है, संवेदी अंग है, तंत्रिका तंत्र है एवं पेशियाँ उपस्थित है उन्हें इन्होंने जंतु जगत के अंतर्गत रखा था। और इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हमने पादपों में जो इन्होंने वर्गीकरण किया था उसमें बताया था कि स्टार्च के रूप में होता है, इसमें कैसा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। और इनकी सेल्स के अंदर अकार्बनिक पदार्थों की अनुपस्थिति होती है और साथ में इनमें जो बाह्य उद्दीपन है, जो स्टिमुलाई है उनके प्रति तुरंत प्रतिक्रिया ये व्यक्त करते हैं। तो इस आधार पर इन्होंने लिनियस और अरस्तु ने संपूर्ण जीवों को दो भागों के अंदर ये दो जगत में वर्गीकृत किया था, एक जंतु जगत और आपका पादप जगत, जिनकी विशेषता हमने देखी। अब इस जगत के ऊपर कुछ आपत्तियां हुई वैज्ञानिकों के द्वारा जब आगे खोज किया गया तो हम देखें दो जगत वर्गीकरण के प्रति आपत्तियाँ। तो निम्न श्रेणी के जीवों को आसानी से पादप या जंतु जगत में वर्गीकृत नहीं कर सकते क्योंकि इनमें स्पष्ट विभेदन का अभाव होता है। इन्होंने क्या किया है कि जीवों को उठाकर या तो जंतुओं के अंदर रख दिया या फिर पादपों के अंदर रख दिया, लेकिन निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उनके अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उनको मतलब अलग अलग विभेदित करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये यहाँ पर समस्या आई कि निम्न श्रेणी जंतुओं को उन्होंने जिनको कुछ पादपों के अंदर रखा था तो पादपों के साथ साथ में वो जंतुओं के समान भी लक्षण प्रदर्शित कर रहे थे। तो ये बहुत सारी समस्या रही थी, इनमें स्पष्ट विभेदन न होने के कारण आपत्ति इसके ऊपर रखी गई। उदाहरण के लिए जैसा युगलिना के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि पादप के समान लक्षण होता है, लेकिन जंतुओं के समान इनमें कसाबे का युक्त मतलब कसाबे का युक्त होता है, फ्लैजिलेटेड होते हैं
गतिशील होते हैं, जैसा इन्होंने बताया था ना कि इनमें सक्रिय प्रचलन पाया जाता है, तो ऐसे जीवों को इन्होंने जंतु जगत में रखा। क्लोरोफिल उपस्थित है तो पादप जगत में रखा। लेकिन यूग्लिना की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है और फ्लैजेला पाया जाता, मतलब ये स्वपोषी भी हो रहा है, साथ में मोटाइल भी हो रहा है ना। तो यहाँ पर यह आपत्ति यहाँ पर आई है। दूसरा, कवकों को पादप जगत के अंदर रख दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया, जबकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। ठीक है, और तथा ये परपोषित भोजन से विधि ग्रहण करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो कवक है उन्हें पादप जगत के अंदर रख दिया, तो यह भी आपत्ति थी। आगे हम देखें, जो क्लेमाइडोमोनास है को पादप जगत में सम्मिलित किया गया क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं, लेकिन एवं कोशिका भित्ति युक्त होते हैं। किंतु ये देखा जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसके जंतुओं में कसाभिका पाई जाती है और ये गतिशील होते हैं। दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं जिनके उन्होंने निर्धारित किए थे जीवों के वर्गीकरण के लिए। तो क्लेमाइडोमोनास का जो वर्गीकरण है वो भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका जो स्पंज है, स्पंजों को जंतु जगत के अंदर रखा गया क्योंकि ये प्राणी संपोषण होलोजिक न्यूट्रिशन के अंदर पाया जाता है। किंतु हम देखें कि इसमें गति नहीं पाई जाती, ये गतिशील नहीं होते, स्थिर रहते हैं और अनियमित शाखन भी होते इसके अंदर होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्लांट के कैरेक्टर्स भी शो कर रहे हैं, तो ये भी एक आपत्ति थी। इसी प्रकार से लाइकेन जो कि शैवाल एवं कवक के सहयोग से बनते हैं, उनको पादप जगत में सम्मिलित कर दिया गया। इसमें क्या शैवाल भी है और कवक भी है, दोनों हैं, लेकिन इनको कहाँ रख दिया, पादप जगत के अंदर रख दिया गया। तो ये भी एक आपत्ति रही है यहाँ पर। उसी प्रकार से विषाणुओं में कोशी की संरचना का अभाव होता है, इन्हें पादप जगत के अंदर रख दिया गया, ये भी आपका आपत्तिजनक है। तो उपरोक्त सभी उदाहरणों से ने जीवों को दो जगत वर्गीकरण पद्धति पर पुनर्विचार की आवश्यकता पर बल दिया। मतलब इतने सारे आपत्ति आई तो इस आधार पर ये देखा गया कि अब जो द्वि जगत वर्गीकरण है वो पर्याप्त नहीं है जीवों के वर्गीकरण के लिए। तो आगे जो वर्गीकरण पद्धति आई वो आई तीन जगत वर्गीकरण। कौन सी? तीन जगत वर्गीकरण। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में बढ़ती जानकारी से उत्पन्न भ्रम के समाधान हेतु जो ई हैकल थे उन्होंने तृतीय जगत की स्थापना की और इस जगत का नाम क्या रख दिया, प्रोटिस्टा रख दिया इन्होंने। ठीक है, तो आगे देखें हम। तो इस जगत के अंतर्गत जो प्रोटिस्टा जगत रखा इन्होंने, इस जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जीवाणुओं, कवकों, शैवालों एवं प्रोटोजोवन जैसे जीवों को रखा गया था। मतलब जो प्रोटिस्टा जगत है उसमें एक कोशिकीय जो जीव है उनको इसके अंतर्गत रख दिया गया। प्रोटिस्ट मतलब होता है जो प्रोटिस्ट जो ग्रीक वर्ड है और जिसका ये है प्रोटिस्टोस, जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो एक कोशिकीय होते हैं और जैसे जीवाणु वगैरह, ये जीवाणु है, सवक, कवक है और शैवाल है कुछ, इनको और कुछ प्रोटोजोन्स है, इन जीवों को प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया जगत के अंदर। यह वर्गीकरण आदिम प्रोटिस्ट तथा उन्नत प्रोटिस्ट में विभेदन स्पष्ट करने में असफल रहा था। ये भी आया। अब देखो ये भी इसकी आपत्ति आ गई ना, तीन जगत वर्गीकरण रख दिया, देखो पादप जगत हो गया, जंतु जगत हो गया, उसके बाद में प्रोटिस्टा भी इन्होंने रख दिया जिसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीवाणु भी है, उसके अंदर शैवाल भी है, कवक भी है, कुछ प्रोटोजोन्स, इनको सब रख दिया गया। लेकिन अब इसके अंदर आपत्ति ये हुई कि जो प्रिमिटिव प्रोटिस्ट है और जो उन्नत प्रोटिस्ट मतलब एडवांस जो प्रोटिस्ट है उनके अंदर ये विभेदन करने में अस्पष्ट था, असफल रहा। इसलिए फिर आगे जो हुआ कि ये भी पर्याप्त नहीं हो रहा था जीवों के वर्गीकरण के लिए, तीन जगत वर्गीकरण। तो फिर आया चार जगत वर्गीकरण, मतलब जीवों का वर्गीकरण अब चार समूह के अंतर्गत किया है। तो हम देखते हैं प्रोटिस्ट की समस्या को सुलझाने हेतु H.F. कॉफलैंड ने चार जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। आपको ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, कॉफलैंड जो थे, इन्होंने चार जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने जीवों को चार जगतों में वर्गीकृत किया। एक होता है मोनेरा, इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल आदि को रख दिया इन्होंने। मतलब जो प्रोकैरियोटिक्स है उनको कहाँ रख दिया इन्होंने, मोनेरा के अंदर रखा। दूसरा रखा प्रोटिस्टा, इसके अंदर निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों जैसे कि शैवाल, नीलहरित शैवाल को छोड़कर प्रोटोजोवंस, कवक आदि को इसके अंतर्गत रखा था।
और थर्ड जो होता है वो मेटाफाइटा बनाया। इसके अंतर्गत उच्च श्रेणी के बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एवं क्लोरोफिल तथा अवशोषण के लिए जड़ें पाई जाती है। मतलब कुल मिला के आज के पादपों की बात हो रही है। तो ये प्लांट्स को इन्होंने मेटाफाइटा के अंतर्गत रखा था। चौथा जो जगत बनाया इन्होंने, देखो इसमें आगे देखो स्थलीय होते हैं, जलीय पादपों को रखा था। चौथा जो बनाया मेटाजोआ, इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय जीवों जिनमें कोशिका भित्ति एवं क्लोरोफिल का अभाव होता है को रखा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 जगत इनके द्वारा बनाए गए थे, इनके द्वारा कोपलैंड के द्वारा। आगे हम देखें, जीवों की विविधताओं एवं विषमताओं के कारण उपरोक्त वर्गीकरण की कमियों को देखते हुए 1969 में R.H. विटिकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। अब R.H. विटिकर आए और उन्होंने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण दिया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया। तो R.H. विटिकर, यदि सन पूछा जाए तो 1969 के अंदर दिया गया। अब इन्होंने क्या किया कि जो जीवों का वर्गीकरण करना है उसके लिए कुछ आधार निर्धारित किए कि कौन कौन से आधार होंगे, उस आधार पर हम जीवों को वर्गीकृत करें। तो हम देखें इस वर्गीकरण के जो प्रमुख आधार है, कौन से वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण की बात हो रही ना। तो 5 जगत वर्गीकरण का जो आधार है वो है, सबसे पहले तो कोशिका संरचनात्मक जटिलता। पहला आधार क्या रखा इन्होंने, कोशिका की संरचनात्मक जटिलता के आधार पर ये हम बोले कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, उसके आधार पर जीवों को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। एक रखा प्रोकैरियोटिक और दूसरा रखा यूकैरियोटिक। ये सब पिछली कक्षा में आप पढ़ चुकी हो। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उसमें जो केंद्रक होता है वो आद्य प्रकार का केंद्रक होगा, या हम बताएं कि केंद्रक झिल्ली से गिरा हुआ नहीं होता है इसका आनुवंशिक पदार्थ। तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। और जो दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग भी इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो उन जीवों को, प्रोकैरियोट्स जो होंगे उनको ध्यान रखा। साथ ही यूकैरियोटिक जीव जो इसके पूरे अपोजिट, केंद्रक उपस्थित, दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग भी उपस्थित। तो इसको आधार रखा कोशिका की संरचनात्मक जटिलता को। दूसरा जो आधार रखा उन्होंने जीव की शारीरिक जटिलता, क्या जीव एक कोशिकीय है या क्या जीव बहुकोशिकीय है, इस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। तीसरा जो आधार रखा इन्होंने पोषण प्राप्त करने की विधि। तो पोषण प्राप्त करने में हम देखें तो या तो जीव कैसा हो सकता है, स्वपोषी हो सकता है, ऑटोट्रॉफ जिसको हम बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ हो सकता है, या विषमपोषी हो सकता है, या हेटेरोट्रॉफ हो सकता है। विषमपोषी को भी हम 2 भागों के अंदर बता सकते हैं। भोजन ग्रहण ये 2 प्रकार से ग्रहण करते हैं, या तो वो अवशोषण के माध्यम से भोजन ग्रहण करेंगे या वो अंतर्ग्रहण करेंगे। तो ये पद्धतियाँ भोजन ग्रहण करने की या पोषण प्राप्त करने की पद्धतियों को भी उन्होंने आधार बनाया। फोर्थ जो रखा इन्होंने वो ये रखा कि इनकी जीवन पद्धति किस प्रकार से, क्या जो जीव है वो उत्पादक है, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, या फिर ये अपघटक है या डिकम्पोजर है। तो ये 4 आधार उन्होंने रखे। इस आधार पर जीवों को 5 भागों के अंदर या 5 जगत के अंदर इनके द्वारा वर्गीकरण किया। 5वां आधार भी इनको के द्वारा रखा गया है, इसको भी देखिएगा कि जाति वृत्तीय संबंध भी इन्होंने रखा। तो किसी जाति के विकासात्मक इतिहास को उस जाति की जाति वृत्ति कहते हैं। किसी जाति का हम विकासात्मक अध्ययन देखें तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी जाति वृत्तीय फाइलोजेनी कहते हैं। तो इसको भी अपने जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत इन्होंने ध्यान में रखा, आधुनिक वर्गीकरण के अंदर महत्व दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने संपूर्ण मतलब 5 पॉइंट बनाए हैं, 5 आधार दिए हैं। एक आधार दिया है कोशिका का संरचनात्मक संगठन या संरचनात्मक जटिलता, दूसरा जीवों की संरचनात्मक जटिलता, तीसरा पोषण प्राप्त करने की विधि, चौथा जीवन पद्धति, और जो 5वां था इन्होंने क्या दिया, जाति वृत्ति या फाइलोजेनिक रिलेशनशिप को इनके द्वारा बताया गया था। इस आधार पर इन्होंने संपूर्ण जीवों को 5 जगत के अंदर वर्गीकृत किया गया, जो हमने यहाँ लिखा है। पहला आता है आपका मोनेरा जगत, और दूसरा आता है प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, चौथा आता है कवक या फंजाई, और 5वां जो आता है एनिमेलिया। तो आपको ये याद रखना है जगत के नाम। पहला तो हो गया आपका मोनेरा, और दूसरा आपका प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा को याद रखना है आपको, और तीसरा जो आपका आ रहा है वो प्लांटी आ रहा है,
और फंजाई चौथा, पांचवा एनिमलिया। तो ये नाम आपको याद रखना है। अब आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम प्रत्येक जगत के बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इन जीवों की विशेषता होती है इस जगत के अंदर रखे हुए जीवों की, और फर्दर हम इनको किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं।